कहानी की शुरुआत होती है और एक जॉन ऑन्टवे नाम का आदमी अलास्का में काम करता है। उसका काम है उन भेड़ियों को मारना जो तेल की खुदाई करने वाली टीम के लिए खतरा बन जाते हैं। यह काम बहुत अकेलापन भरा और मुश्किल है क्योंकि वहां की जलवायु भी बहुत सख्त है। तेल की खुदाई वाली जगहों पर अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो समाज से कटे हुए होते हैं, जैसे अपराधी, भगोड़े या ऐसे लोग जो आम जिंदगी जीने लायक नहीं समझे जाते। ऑन्टवे का यह आखिरी दिन होता है। वह अपनी पत्नी एना को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वह बताता है कि अब वह अपनी जान लेना चाहता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा और वह दुनिया में कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन तभी दूर पहाड़ों से एक भेड़िए की आवाज आती है। उस डरावनी और अकेली रात में वह आवाज जैसे उसके दिल को छू जाती है और वह अपने इरादे से पीछे हट जाता है। अगले दिन एक बर्फीले तूफान में वह विमान क्रैश हो जाता है जिसमें ऑन्टवे और उसकी टीम सवार होती है। विमान में लगभग 15 से 20 लोग थे। विमान गिरते वक्त ऑन्टवे खुद को बचाने की कोशिश करता है। वह 2 सीटों के बीच खुद को फंसा लेता है और ऑक्सीजन मास्क पहन लेता है, लेकिन अचानक विमान का ढांचा टूट जाता है और ऑन्टवे आधा बाहर लटक जाता है। उसी समय उसे अपनी पत्नी की एक झलक दिखती है जो उसे कहती है, डरना मत। यह दृश्य उसके भीतर एक शक्ति भर देता है। जब उसकी आंख खुलती है वह खुद को बर्फ से ढंकी वीरान अलास्कन वादियों में पाता है। कुछ ही दूरी पर उसे विमान का मलबा नजर आता है। वहीं उसे अपनी टीम का एक सदस्य लुवेंडन बहुत बुरी हालत में मिलता है। ऑन्टवे उसे दिलासा देता है और लुवेंडन उसकी गोद में दम तोड़ देता है। ऑन्टवे खुद के लिए गर्म कपड़े ढूंढता है ताकि ठंडी हवाओं और जानलेवा बर्फ से बच सके। वहां मोबाइल सिग्नल नहीं है और वह समझ जाता है कि इस वीरान जंगल से कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। अब वह नेतृत्व संभालता है और बाकी बचे लोगों को आग जलाने का काम सौंपता है। तभी वह एक शव के पास पहुंचता है और अचानक एक भेड़िया उस शव पर झपटता है और ऑन्टवे पर हमला कर देता है। ऑन्टवे को बचा लिया जाता है, लेकिन अब सभी को एहसास हो जाता है कि वे भेड़ियों के इलाके में फंस गए हैं। भेड़ियों का क्षेत्रफल कई 100 मील तक फैल सकता है और वे अपने इलाके की रक्षा जान देकर भी करते हैं। भेड़िए नरभक्षी होते हैं, इसलिए ऑन्टवे सबको कहता है कि मरे हुए लोगों को दफना दिया जाए ताकि उनकी गंध से भेड़िए और ज्यादा ना आए। लेकिन डर जल्द ही सच हो जाता है। भेड़ियों का एक झुंड सामने आ जाता है। अब सभी यह तय करते हैं कि बारी बारी से पहरा देंगे ताकि शिकारी उन पर हमला न कर सकें। अगली सुबह जब सब जागते हैं तो पता चलता है कि हर्नांडेज को 2 भेड़ियों ने मार डाला है। उसकी लाश पास के ही बर्फ में पड़ी मिलती है। ये देखकर सभी सकते में आ जाते हैं। ऑन्टवे अब सुझाव देता है कि सबको इस क्रैश साइट को छोड़ देना चाहिए, लेकिन डियाज उसकी लीडरशिप पर सवाल उठाता है। ऑन्टवे समझाता है कि यह जगह चारों ओर से खुली हुई है और भेड़ियों के हमलों से बचने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। उन्हें ऐसी जगह की जरूरत है जहां वे खुद की रक्षा कर सकें। इस बीच वे अपने मृत साथियों की जेबें तलाशते हैं ताकि उनके वॉलेट और पहचान की चीजें उनके परिवारों को लौटाई जा सकें। इसी दौरान डियाज को एक इमरजेंसी घड़ी मिलती है जिसमें रेडियो बीकन होता है। यह उनके लिए उम्मीद की एक किरण बन जाती है। ऑन्टवे को वहीं वह आत्महत्या वाला पत्र भी मिल जाता है जो उसने अपनी पत्नी को लिखा था। अब वह पत्र एक टूटे हुए लेकिन जीने की कोशिश करते इंसान की गवाही देता है। इसके बाद सभी उस जगह को छोड़ देते हैं। बर्फीली हवाएं अभी भी तेज चल रही हैं और चारों ओर इतनी सफेदी है कि कुछ दूर तक देखना भी मुश्किल हो रहा है। चलते चलते फ्लैनरी, जो पहले से ही पैर में घायल था, बाकी लोगों से पीछे रह जाता है। अचानक वह गिर पड़ता है और भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं। वह दर्दनाक मौत मरता है। तभी एक सदस्य देखता है कि भेड़ियों का झुंड उनकी ओर बढ़ रहा है। डर और घबराहट में बाकी लोग जान बचाकर पेड़ों की ओर भागते हैं। वहां पहुंचकर वे जल्दी से आग जलाते हैं ताकि भेड़िए डर कर पीछे हट जाएं। अब बचे हुए लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद से हथियार बनाने में लग जाते हैं। इसी दौरान डियाज गुस्से में ऑन्टवे पर चाकू तान देता है, लेकिन बाकी लोग मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद भेड़ियों का झुंड एक कमजोर भेड़िया ओमेगा भेजता है ताकि इंसानों की ताकत का अंदाजा लगाया जा सके। वे उस भेड़िए को मार देते हैं और उसे पकाकर खाते हैं। यह जरूरी था जिंदा रहने के लिए। डियाज, जैसे वह भेड़ियों को चुनौती दे रहा हो, उस पके हुए भेड़िए का सिर काटकर वापस झुंड की तरफ फेंक देता है। ग्रुप के बाकी लोग इस हरकत को बेवकूफी मानते हैं क्योंकि भेड़िए ऐसे जानवर हैं जो बदला लेना जानते हैं और यह बात डराने वाली है।
जब सभी आग के चारों ओर बैठे होते हैं तो डियाज अपने नास्तिक विचार साझा करता है। वह कहता है कि वह भगवान में यकीन नहीं करता। इस पर टैलगेट कहता है कि वह ईश्वर में विश्वास रखता है। ऑटवे कहता है कि वह भी नास्तिक है, लेकिन काश वह यकीन कर पाता। उसकी आवाज में एक अजीब सी टूटन होती है। फिर वह अपने पिता की लिखी एक कविता पढ़ता है जो उसके दिल की हालत को बयान करती है। एक और दिन जीने के लिए लड़ो, एक और रात सहने के लिए लड़ो। बर्फीला तूफान फिर से पास आने लगता है। सभी लोग आग को जलाए रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब वही उनके जीने की एकमात्र उम्मीद है। सुबह होते ही बर्क, जो लंबे समय से ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, मृत पाया जाता है। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। वे कैंप छोड़ देते हैं और सफर जारी रखते हैं। रास्ते में वे एक गहरी और खतरनाक खाई के किनारे पहुंचते हैं। हेनरिक रस्सी से एक रास्ता बनाता है और डियाज ऑटवे किसी तरह उस खाई को पार कर लेते हैं। लेकिन टैलगेट को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। ऊपर से उसकी ऐनक भी गिर जाती है। घायल हाथ से खून फिर से बहने लगता है और रस्सी में उसका पैर उलझ जाता है। अचानक रस्सी टूट जाती है, वह नीचे गिर जाता है और फिर भेड़िए उसे खींच कर ले जाते हैं। डियाज उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और खुद भी अपने घुटने को घायल कर बैठता है। अब सिर्फ 3 लोग बचते हैं, डियाज, ऑटवे और हेनरिक। वे चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां डियाज थक चुका होता है, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी। वह कहता है कि वह वापस उसी बेकार और बेरंग जिंदगी में नहीं लौटना चाहता। वह मदद लेने से इनकार करता है और ऑटवे से पूछता है, क्या मौत सुकून देगी? दोनों एक दूसरे को एक लंबी नजरों से देखते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। डियाज अकेला रह जाता है और फिर दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। ऑटवे और हेनरिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन जंगल उन्हें फिर नहीं छोड़ता। एक बार फिर भेड़िए उन पर हमला करते हैं। भागते हुए हेनरिक नदी में गिर जाता है और पानी के अंदर फंस जाता है। ऑटवे उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता और हेनरिक की मौत डूबने से हो जाती है। ऑटवे ठंड से कांपता, भीगा हुआ, थका हुआ और टूट चुका अकेले चल रहा होता है। अब उसके पास न कोई रास्ता बचा है, न कोई उम्मीद। वह रुक जाता है, फिर अपने साथियों के वॉलेट निकालता है, एक एक कर सबके फोटो देखता है। हर तस्वीर में कोई प्यारा, कोई अपना, किसी की मुस्कान, किसी की आंखों में उम्मीद। वह उन वॉलेट्स को बहुत ध्यान से एक छोटी सी ढेरी में सजा देता है, जैसे उनकी यादों को आखिरी बार सम्मान दे रहा हो। अचानक पेड़ों के बीच कुछ हलचल होती है। वह मुड़कर देखता है, भेड़ियों का झुंड पेड़ों के बीच से निकल रहा है और तभी उसे एहसास होता है वह सीधे भेड़ियों के अड्डे में आ गया है। वह अब चारों ओर से घिर चुका है। डर या घबराहट नहीं, बस एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर उतर आती है। वह अपने वॉलेट से अपनी पत्नी की तस्वीर निकालता है और देखता है। यहीं से हमें एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। उसकी पत्नी एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है, गंभीर बीमारी से जूझ रही है। अब समझ आता है कि ऑटवे की टूटन की असली वजह क्या थी। उसने अपने जीवन का सबसे प्यारा रिश्ता खो दिया था। जैसे ही अल्फा भेड़िया उसके सामने आता है, ऑटवे अपनी घड़ी पहनता है जिसमें इमरजेंसी बीकन है। फिर अपने हाथ पर छोटे व्हिस्की बोतलों के टूटे हुए कांच और एक चाकू बांध लेता है। यह उसकी आखिरी लड़ाई है। वह एक बार फिर अपने पिता की लिखी कविता बोलता है, एक और दिन जीने के लिए लड़ो, एक और रात सहने के लिए लड़ो, और फिर पूरी ताकत से अल्फा भेड़िए पर झपटता है। स्क्रीन काली हो जाती है, अंत अधूरा छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर ऐसी कहानी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।